नमस्कार। आज योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी राज की बातें बताई हैं। पहली बार उन्होंने बताया कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ की घटना हुई, उसके बाद 24 घंटे तक वो खामोश क्यों रहे। इस हादसे को उन्होंने डाउन प्ले करने की कोशिश क्यों की। योगी ने बताया कि ऐसा करना उनकी मजबूरी थी, वक्त की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त प्रयागराज में 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। योगी ने कहा वो नहीं चाहते थे कि लोगों में पैनिक हो, अव्यवस्था फैल जाए और फिर से कोई और हादसा हो जाए। योगी ने कहा लीडर की पहचान मुश्किल वक्त में होती है, विपरीत परिस्थितियों में कठिन फैसले लेने होते हैं और संवाद बनाए रखना होता है। योगी ने 29 जनवरी के हादसे के बाद यही किया। महाकुंभ के समापन के 5 दिन बाद आज योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर बहुत सारे राज शेयर किए, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट बताए जिनके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है। आज योगी ने बताया कि महाकुंभ में संगम के घाट से लेकर गंगा के पानी, मेला क्षेत्र के टेंट्स के अंदर टॉयलेट, पूरे बुला क्षेत्र की सफाई और करोड़ों लोगों के लिए जो इंतजाम किए गए वो कैसे हुए, उसकी प्लानिंग कैसे शुरू की गई, कब शुरू हुई और उसे अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया। योगी आदित्यनाथ आज एक टीचर के रोल में थे। उन्होंने महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के क्राउड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सफाई, खाने पीने, रहने के प्रबंधन पर आईएम के जो मैनेजमेंट के गुरु हैं उनकी क्लास ली। योगी ने आईएम के गुरुओं को बताया कि उन्होंने पुराने अनुभव से क्या सीखा और इससे पहले जब एक संत के तौर पर महाकुंभ में शामिल हुए थे तो उन्होंने वहां क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी थी। इस बार वैसी परेशानियां न हो इसके लिए क्या प्लानिंग की, कहां से काम शुरू किया, कौन कौन सी छोटी छोटी बात का ख्याल रखा, महाकुंभ में तैनात पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों को उन्होंने कैसे ट्रेन किया, उन्हें क्या क्या हिदायतें दी। असल में आज पूरी दुनिया योगी के मैनेजमेंट की तारीफ कर रही है और मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स उनसे सारे राज समझना चाहते हैं, उनकी क्लास लेने आ रहे हैं। लेकिन वाकई में महाकुंभ का आयोजन कितना मुश्किल था, योगी ने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया और उससे निपटने के रास्ते कैसे निकाले, ये सब आप जब योगी के मुंह से सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। असल में आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजमेंट गुरुओं और इंडियन पोस्टल सर्विस के अफसरों के साथ बात कर रहे थे, उन्हें मैनेजमेंट की बारीकियां समझा रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट से कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ तो हजारों साल से हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ साल में महाकुंभ को लेकर यह परसेप्शन बना था कि ये बद इंतजामी का कुंभ होता है। लोग ये मानकर चलते थे कि मेला क्षेत्र में गंदगी होती है, अव्यवस्था होती है, बीमारियां होती हैं, भीड़ होती है और कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन इस बार यह परसेप्शन बदला है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे सालों की मेहनत है। योगी ने आईएम के लोगों को बताया कि 2019 से पहले के कई अर्धकुंभ और महाकुंभ में वो एक संत के तौर पर शामिल हुए थे। वहां उन्होंने जो देखा उससे सबक लिया। योगी ने कहा इस तरह के आयोजन में एडवांस प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। वो मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 2019 में प्रयागराज में कुंभ होना था, इसके लिए उन्होंने जुलाई 2017 से तैयारी शुरू कर दी थी। 2025 के महाकुंभ की तैयारी उन्होंने 2022 में शुरू की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि महाकुंभ ऐसा होना चाहिए जैसा पहले कभी नहीं हुआ और लोग अच्छी बातें, अच्छी यादें लेकर जाएं। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था और कुंभ के इस दौरान मैंने समाचार पत्रों में इस बात को देखा था और मैं उस दिन स्वयं प्रयागराज में ही था। मैं उस समय एक योगी के रूप में अपने शिविर में था
लेकिन अगले दिन समाचार पत्रों की लीडिंग न्यूज़ बनी थी जिसमें था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रयागराज महाकुंभ में आए, लेकिन कुंभ में गंदगी को देख करके, गंगा जी में गंदगी को देख करके वे बिना स्नान किए ही और ये टिप्पणी करते हुए कि क्या यही गंगा है, और ये कहते हुए वे दूर से ही प्रणाम करते हुए चले गए। इसका मतलब हमारे आयोजन में कोई कमी थी। उस कमी का निवारण हो, हमें उस पर ध्यान देना होगा, न कि उस कमी को बार बार कुरेदना। प्रयागराज कुंभ 2019 में यही बात हमारे सामने थी। जुलाई 17 में मेरी प्रधानमंत्री जी से इसके बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको ऐसा बनाएं कि जो लोगों के लिए स्मरणीय बन जाए। आज उत्तर प्रदेश से एक और खबर आई, और वो खबर थी मायावती की। मायावती ने अपने भतीजों को पार्टी से निकाल दिया। हालांकि मायावती के इस फैसले पर किसी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, उनकी पार्टी के किसी नेता ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बीएसपी का साथ छोड़ चुके नेताओं ने कहा कि बीएसपी वन मैन पार्टी है, मायावती ही सारे फैसले लेती हैं, वो किसी की नहीं सुनती, इसीलिए पार्टी खत्म हो चुकी है। एक जमाने में मायावती के सबसे करीबी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मायावती ने अपनी जिद के कारण पूरी पार्टी का बंटाधार कर दिया और वो सुधरने को तैयार नहीं है। आकाश आनंद को पहले भी उन्होंने जिम्मेदारियों से मुक्त किया था, फिर जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए पार्टी से बाहर किया, पहले भी बाहर किया था, फिर अंदर लिया। तो ये बहन जी का अपना क्रियाकलाप है, चलता रहता है। बहन जी ने अपनी जीत के सामने किसी को सुना नहीं, और उसी का नतीजा है कि आज वो बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 4-4 बार सत्ता में रही, अनेक प्रदेशों में हमारे विधायक होते रहे, आज उत्तर प्रदेश में जहां 4 बार सरकार थी, एक एक विधायक के लिए बीएसपी तरस रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं बहन जी की उलटवासी चाल ही है, जिसके नाते ये दुर्गति आई। इसके बाद मायावती के एक और पूर्व सहयोगी बीएसपी के फॉर्मर एमपी मलूक नागर सामने आए। मलूक नागर अब जयंत चौधरी की पार्टी में है, आरएलडी में है। मलूक नागर ने कहा कि मायावती की किसी पर जरा सा भी शक हो जाए तो उसे पार्टी से बाहर कर देती हैं। आकाश आनंद के साथ यही हुआ। कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी को ये हो गया कि एक दिमाग में एक ऐसी चीज बैठ गई है कि कुछ भी जरा भी लगता है कि कुछ गलत होने जा रहा तो एकदम सतर्क हो जाती हैं। तो आकाश आनंद जी के जो ससुर हैं, उनको पिछले दिनों जो सुनने में आया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में कोई शामिल थे, उनको निकाल दिया। तो उसका कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी के परिवार में, उनकी बेटी की तरफ से या आकाश आनंद जी की वाइफ की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी थी जो कुमारी बहन मायावती जी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो सकता है। आज महाराष्ट्र से चौंकाने वाली खबर आई। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को अपना आइडियल शासक बताया। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब महान था, उसने भारत का साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैलाया। औरंगजेब ने कभी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए, उसने तो मंदिर बनवाए। अबू आजमी के इस ज्ञान से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। असल में अबू आजमी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के बयान से नाराज थे। हिमंता ने कोलकाता के कार्यक्रम में कहा था कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे सनातन विरोधी नेताओं को याद रखना चाहिए कि औरंगजेब ने भी यह कहा था कि वो हिंदू धर्म को खत्म कर देगा। लेकिन हुआ क्या? औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदुत्व की पताका आज भी लहरा रही है। औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुआ।
काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। अबू आजमी को हिमंता का बयान नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था, उसने तो हिंदू मंदिर बनवाए थे, हिंदुओं की चिंता की थी, उन्हें इंसाफ दिया था। उसके ही राज में देश सोने की चिड़िया बना। अबू आजमी ने कहा छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज से औरंगजेब की लड़ाई धर्म को लेकर नहीं बल्कि जमीन को लेकर थी, इसलिए औरंगजेब को बदनाम करना ठीक नहीं होगा। आज कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा के खिलाफ कमेंट कर दिया, क्रिकेट के कप्तान पर हमला करके अपनी पार्टी को एम्बेरस कर दिया। उन्होंने रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाए, उन्हें मोटा कह दिया और रोहित शर्मा को अब तक का सबसे अनइम्प्रेसिव कैप्टन कह दिया। और यह सब शमा मोहम्मद ने ट्विटर पर लिखा। जैसे ही कांग्रेस की प्रवक्ता का ट्वीट आया तो सभी पार्टियों के नेताओं ने इसकी आलोचना की, कांग्रेस पर हमला किया। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता ही खराब है। जब हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है, उस वक्त मैच से पहले कांग्रेस के नेता कैप्टन रोहित शर्मा पर हमला करके टीम का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को अपनी प्रवक्ता के इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, यह कहा सिरसा ने। बड़ा शर्मनाक कमेंट है शमा मोहम्मद का, कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। तो ऐसा बड़ा क्लियर है कि शायद कांग्रेस का ऑफिशियली स्टैंड होगा, क्योंकि उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन का ये स्टैंड है। मुझे बड़ा खेद है कि आप देश के एक सबसे बड़ी टीम और देश की सबसे सम्मानित टीम और उसके कैप्टन को रोहित शर्मा के प्रति ऐसे अपशब्द आप बोल रहे हैं। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहां मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, इन लोगों की बहुत ही घटिया मानसिकता और घटिया सोच हो चुकी है। ये देश पे हमला करते हैं, देश की संस्थाओं पे हमला करते हैं, अब देश की स्पोर्ट्स और जो हमारा सम्मान है उस पर हमला कर रहे हैं। इनको लगता है कि राहुल बाबा ही सब कुछ होना चाहिए, इनको उनके अलावा कुछ दिखता नहीं है। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला एक बड़ा सियासी इशू बन गया है। जलगांव में एक मेले के दौरान रक्षा खड़से की बेटी के साथ मॉलेस्टेशन की घटना हुई थी। पुलिस ने इस तरह की गिरी हुई हरकत करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अभी भी फरार हैं। यह घटना है 28 फरवरी की। जलगांव में रक्षा खड़से की बेटी अपनी सहेलियों के साथ मेले में गई थी। उसी वक्त कुछ लड़कों ने लड़कियों को घेर लिया, उनकी तस्वीरें खींची, भद्दे कमेंट्स किए, लड़कियों के साथ बदसलूकी की। रक्षा खड़से की बेटी के साथ मौजूद सुरक्षा वालों ने इन लड़कों को रोकने की कोशिश की तो गुंडों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट की। रक्षा खड़से की बेटी पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त रक्षा खड़से गुजरात में थी। वापस आकर उन्होंने पुलिस से इस घटना की कंप्लेंट की, जिसके बाद जाकर पुलिस एक्टिव हुई और केंद्रीय मंत्री की बेटी से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। हालांकि पुलिस ने अब छेड़छाड़ करने वाले 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 3 की तलाश की जा रही है। लेकिन इस घटना के कारण विरोधी दलों को महायुति सरकार पर हमला करने का अच्छा खासा मौका मिल गया। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। जब मंत्री की बेटी के साथ इस तरह का हादसा हो सकता है तो आम आदमी क्या झेल रहा होगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। महिला असुरक्षित हो गई महाराष्ट्र में, केंद्रीय मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों का तो क्या ठिकाना होगा उसका अंदाज इस बहाने से लगा सकते हैं। एक गुनहगारों को सपोर्ट करने का काम सरकार कर रही है और इसलिए महाराष्ट्र में क्राइम जो बढ़ते जा रहा है उसका रीजन ही जो है वो सरकार उसकी जवाबदार है।
इसके बाद शरद पवार की पार्टी ने भी सरकार पर हमला किया। एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने कहा, बीजेपी के राज में महिलाओं पर जुल्म और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। देश के जो मंत्री है उनकी बेटी अगर महाराष्ट्र में सेफ नहीं है तो जो कॉमन मैन है उनकी बेटियां कैसे सेफ रहेंगी। और कल अगर आप स्टेटमेंट देखो तो उनका स्टेटमेंट भी, मतलब मंत्री का स्टेटमेंट भी वही था कि अगर मेरी बच्ची, मतलब मैं मंत्री हूं और देश की मंत्री हूं और मेरी बच्ची अगर सेफ नहीं है तो महाराष्ट्र में जो और लड़कियां हैं वो कैसे सेफ रहेगी। ये उनका खुद का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बहुत डेंजरस है। और ये जो चीज महाराष्ट्र में हो रही है, जैसे रेप हो रहे हैं, मतलब अगर पूना की बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखो तो 126 दिन में 50 रेप वहां पे हुए हैं और बहुत सारे पॉस्को के केसेस वहां पे हुए। मतलब ये एक डिस्ट्रिक्ट की बात है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ा है कुछ सालों से। बिहार में आज नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से पहले का बजट पेश किया। उम्मीद तो ये थी कि नीतीश कुमार भी बजट में मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान करेंगे, महिला सम्मान योजना, बेरोजगारी भत्ता जैसी स्कीम्स लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। वैसे तो महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाओं का जिक्र है, लेकिन महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा देने जैसी किसी योजना का जिक्र नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार ने ऐलान किया कि गरीब बेटियों की शादी के लिए हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनाए जाएंगे, महिला हाट की स्थापना होगी, वर्किंग वुमेन के लिए सरकार हॉस्टल्स भी बनाएगी। बिहार की सरकारी बसों में ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की 33% पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पूरे बिहार में महिलाओं के लिए अलग जिम खुलेंगे। सरकार महिलाओं को पर्यटक गाइड के तौर पर ट्रेनिंग देगी। पूरे बिहार में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनेंगे। इसके अलावा पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप डबल कर दी जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार अब बिहार में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देगी। अगले 1 साल में बिहार में सड़कें बनाने के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बजट में रखी गई है। लेकिन विपक्षी नेताओं को नीतीश कुमार की सरकार का बजट जरा भी पसंद नहीं आया। तेजस्वी यादव ने कहा, यह नीतीश सरकार का विदाई बजट है। इस बजट में किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ कागजी घोषणाएं हैं और बिहार की जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा। शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती है। हम लोगों ने कल मांग भी की थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली किया जाए, किसानों का जो ऋण है वो माफ़ किया जाए, उनको फ्री में बिजली उपलब्ध कराया जाए। माई बहन मान योजना के तहत इनको कम से कम 2,500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाए। हम लोगों की मांग थी कि गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपया कर दिया जाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके ये 1,500 रुपये कर दे। लेकिन इसमें कहीं भी इस मौजूदा बजट में इस एनडीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मौजूदा सरकार जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया को एक बार फिर से राहत दी थी। ये वही यूट्यूबर है जिसने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी हैं। आज उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसकी और उसके साथ काम करने वालों की रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए उसके शो पर लगी पाबंदी को हटा लिया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इन साहब ने जो किया वो सिर्फ वल्गर नहीं था बल्कि परवर्स था, इसलिए इन्हें थोड़े दिन शांत रहने दिया जाए तो बेहतर होगा। हैरानी की बात है कि इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को रियायत दे दी, शो रिवाइव करने की इजाजत दे दी और सरकार से कहा कि वो सोशल मीडिया पर
कंटेंट को रेगुलेट करने की गाइडलाइंस तैयार करे ताकि सोशल मीडिया पर अश्लील बातें कहने वालों को रोका जा सके।